पीछे डिस्कस कर चुका है क्या। तो आर थीटा फाई हैं क्या चीज़। अब हम थोड़ी सी यूनिट वेक्टर के बारे में उनकी बात कर लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि जेम में मेरे को याद है एक क्वेश्चन पूछ चुका था इससे, यूनिट वेक्टर से ही, जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के ही थे, बट टाइम डेरिवेटिव से पूछा था वो। तो यूनिट वेक्टर हम बात करते हैं तो वही वाली बात, ये हमारी जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्स जेड, ये हमारी पॉइंट पी थी, पॉइंट पी जिसकी कोऑर्डिनेट आर थीटा एंड फाई था इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और मैंने क्या किया था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऑन एक्स वाई प्लेन, और इस ओरिजिन से इसको मिला दिया था। जो परपेंडिकुलर था इस प्लेन पे, तो ये 19 डिग्री का एंगल है। आप आँख को बंद करके इस चीज़ को इमेज कर सकते हैं कैसे 19 डिग्री हो रहा है, ताकि ये प्लेन है। ये 3D के सीने हम 2D में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मेरे बस का मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी आप भी ट्राई करिए। तो एक क्या हो गया, 19 हो गया। अब मैं एक क्या था कि इसके पैरेलल यहाँ से एक्स एक्सिस पे बढ़ा था, जो पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट किया था, और वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस की ओर बढ़ा था, जो किसी पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट किया था वाई एक्सिस को। और इस लाइन के पैरेलल मैंने पी एक्सिस से बढ़ा, पी पॉइंट से बढ़ा था, जो जेड एक्सिस को सी पे इंटरसेक्ट किया था। ऐसे मैंने पीछे डिस्कस किया था। ये हमारा क्या था, पोलर एंगल था। पोलर एंगल में डिफाइन भी किया था, दैट एंगल बिटवीन द रेडियल वेक्टर, रेडियल कोऑर्डिनेट एंड पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस इज नोन एज द पोलर एंगल। पोलर एक्सिस और पोलर रेडियल वेक्टर के बीच जो एंगल होता है उसी को पोलर एंगल कहते हैं। एज न्यूट्रल एंगल था पीछे, इसको भी डिफाइन किया था क्या, तो प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स वाई एंड एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं जो न्यूट्रल एंगल। अब यूनिट वेक्टर देखते हैं, तो ये हमारी आर थी, इधर बढ़ते हैं तो हमें ई आर मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। मतलब हम ऐसी इंक्रीजमेंट किए उस आर में जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। ये हमारा क्या था, थीटा था। तो हम अगर ऐसे बढ़ते हैं तो थीटा इंक्रीज करता है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है। अब फाई को समझने के लिए 3D की हो गई, सर्कल ऐसे जाएगा, मैं कोशिश करूँगा। तो ई आर है क्या, ई आर यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन, इन अ रेडियल डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में। अगर हम रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सिर्फ आर चेंज होगा, थीटा एंड फाई इज फिक्स्ड, रिमेन फिक्स्ड। अगर हम ई थीटा को समझना चाहते हैं क्या, मतलब ई आर की यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, कि आर इज द यूनिट वेक्टर इन अ रेडियल डायरेक्शन इफ वी मूव ऑन अ रेडियल एक्सिस, then only when the value of r change and theta and phi remain fix। ई थीटा है का, तो ई थीटा को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्कल बनाते हैं जिसकी प्लेन जो है पोलर एक्सिस को क्या करे, कंटेन कर ले। अर्थात ये हमारी सपोज डेट ये मान लेते हैं ये वाली एक्सिस नहीं है, और वाई है और जेड है। मैं यहाँ से एक सर्कल बनाऊँगा, सर्कल मैं बनाता हूँ ऐसे अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो इस, अब मैंने ये बोल दिया ए वाली एक्सिस नहीं है, आप कुछ समय के लिए जूम कर लें। तो ये जो प्लेन होगी सर्कल का, ये वाली प्लेन होगी, और इस प्लेन में ये जेड एक्सिस लाई करेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा अगर टफ पड़ता है तो टू डिफाइन ई थीटा draw a circle circle, draw a circle through P with center at O। हमने बोला कि इसी से हम क्या करेंगे, आर पॉइंट पी से हम क्या करेंगे, एक सर्कल खींचेंगे, और उस पॉइंट पी के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट हम खींचते हैं कि जिस डायरेक्शन में थीटा वेरी कर रही है, बढ़ रही है,
वो टेंजेंट ई थीटा को देता है। यही मैं लिखने वाला हूँ। पी बिट सेंटर एट ओ एंड पोलर एक्सिस। मैं पहले भी इसी को बताया था कि उस प्लेन की जो उस सर्कल की जो प्लेन है पोलर एक्सिस को क्या करे, अपने में कंटेन करे। पोलर एक्सिस लाइन in the plane of circle, in the plane of CIRCLE circle which through from point P E theta is unit vector. E theta is unit vector along मैं वही बोला था कि सरकमफ्रेंस के कि इस पॉइंट पे अगर मैं सरकमफ्रेंस खींचता हूँ इस डायरेक्शन में तो ये हमारी ई थीटा होगी। ऐसे में अगर इस डायरेक्शन में मैं खींचता हूँ, थीटा इसी डायरेक्शन में वेरी कर रही है, इस डायरेक्शन में थीटा इस डायरेक्शन में यहाँ पे खींचता हूँ टेंजेंट ई थीटा देगी। लेकिन ऐसी हम ई थीटा को चूज करेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, देन ई थीटा इज यूनिट वेक्टर along E theta is unit vector along the tangent at P to the CIRCLE circle and is in direction in which theta direction of increasing theta and move along this circumference of the circle which through the point P and containing the polar axis only when the value of theta change phi and r remain fixed। ई फाई है क्या? ये बहुत अच्छी चीज हमें लगता है। टू डिफाइन ई फाई। अब ई फाई को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब ई फाई को समझने के लिए बात करता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ ऐसे सर्कल खींचते हैं। तरबूज हमारे पास है, तरबूज के बीच से हमने काट दिया, तरबूज के बीच से काटा, ये हमारी क्या थी, पोलर एक्सिस थी। ये हमारी क्या थी, पोलर एक्सिस। तो तरबूज को मैंने बीच से काटा, ये हमारी पोलर एक्सिस है। तो हम देखते क्या है कि अगर हमारी ये पोलर एक्सिस है, हमारी तरबूज का कटा हुआ इंटरसेक्शन पार्ट है, तो सर्कल ऐसी जानी चाहिए उस हमारी पॉइंट पी यहीं पे है, तो यहाँ से सर्कल ऐसे होके जाना चाहिए। डैट मीन्स द प्लेन ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द पोलर एक्सिस। तो उसी चीज को मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। ई थीटा ड्रॉ अ CIRCLE circle, draw a circle through point P with center is polar axis, point P with center is origin सेंटर हम ओरिजिन को न लेके पोलर एक्सिस पे कहीं भी ले सकते हैं। सेंटर एट पोलर एक्सिस। अरे हमारी ऐसे इस सर्कल जा सकती है, तभी ये पोलर एक्सिस इस सरफेस के जो प्लेन होगा उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उस पे परपेंडिकुलर। तो मैंने वही बोला कि वी ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी विच आर द प्लेन ऑफ दैट सर्कल परपेंडिकुलर टू द पोलर एक्सिस। That means the center of that circle lies on a polar axis at any point, polar axis and the plane of the CIRCLE circle being perpendicular
परपेंडिकुलर टू द पोलर एक्सिस। तब इस प्रकार के सर्कल पे अगर हम कहीं भी टेंजेंट खींचते हैं तो वो ई फाई को डिनोट करेगा, यूनिट वेक्टर को डिनोट करेगा। और इस तरह से पोलर एक्सिस ई फाई इज यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर along the tangent at P to the circle P to the CIRCLE circle in the direction of phi increasing the moving on the circumference of this circle only when the E phi change and the theta r remain constant। दीजिए नोट में मैं लिखने वाला हूँ, वो जो मैंने बोला वही चीज़ लिखता, कोई मतलब उसका है नहीं, नोट समझने वाला ये चीज़ है। नोट दिस यूनिट वेक्टर आर नॉट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ वेरी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही बेसिक अंतर है, यही बेसिक डिफरेंस है। क्या तो यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, बट इन केस ऑफ curvilinear coordinate system also polar coordinate system is a part of curvilinear coordinate system। the unit vector in a polar coordinate system are another way curvilinear coordinate system not constant, varies with the time and the position of the particle। these unit vector are not constant vector। dear direction directions changes with changes in थीटा एंड फाई। अब और बेहतर समझ आएगा क्या रहा डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, उसमें किसी पार्टिकल की अगर हम पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, कहीं पे ले लें, लेकिन यूनिट वेक्टर आई थीटा आई जे के ही था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वेरीज विद द थीटा एंड फाई। थीटा और फाई को वेरीज कराएंगे, यूनिट वेक्टर वेरी कर जाएगा। और हम लोग यूनिट वेक्टर को भी डिफाइन करेंगे कैसे वेरी करता है। अब हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट लेंथ को डिफाइन कर दें। एलिमेंट ऑफ लेंथ अलॉन्ग थ्री डायरेक्शन नियर टू द पॉइंट पी के पास हम लेंथ एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। पीछे भी उसी चीज़ को हमने डिफरेंशियल लेंथ को डिस्कस किया था। द एलिमेंट ऑफ लेंथ along the three direction near near the point r theta phi are given by पीछे हमने डिस्कस किया है डी एल आर इज इक्वल टू क्या था, डी आर था। डी एल फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा था, सॉरी डी एल थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा था। डी एल फाई इज इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा डी फाई था। अब मैंने क्यों ऐसा किया, तो मैंने आपको कुछ समय पहले यही बताया था कि अगर मैं इस क्यूब का सरफेस एक पार्ट इसकी सरफेस निकालना चाहता हूँ तो वाई द परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, सो वाई एक्सिस शो द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एंड द सरफेस वैल्यू, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी जेड और डी एक्स होगी, ताकि जो इसकी प्लेन है यक्स और वाई प्लेन में क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो वही हम
और समझते हैं इसको अभी। एंड 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 द इनफाइनाइटसिमल SIMAL displacement vector is given by, कैसे देते हैं तो वही वाली कहानी, dl इज इक्वल टू dl r, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जैसे पोजीशन अगर x y z होता है तो x को लिखते हैं dx, जो लेंथ x के डायरेक्शन में चेंज हुआ है dx शो कर रहा है, y के डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है dy dz, और उसके साथ हम क्या लिखते हैं dx यूनिट वेक्टर आई, सो वैसे er यूनिट वेक्टर, वैसे जैसे dy लिखते हैं साथ में यूनिट वेक्टर, वैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं dl थीटा साथ में यूनिट वेक्टर ई थीटा, dl फाई ई फाई, और इसको मॉडिफाई करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, इस dl r की, तो dl r की वैल्यू क्या है dr ई आर कैप, इसकी वैल्यू क्या है r d थीटा ई थीटा का कैप, इसकी वैल्यू क्या थी r साइन थीटा d फाई ई फाई कैप। ये हमारी छोटी सी एकदम चेंजिंग वाली कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ से हम सरफेस एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, तो द सरफेस एरिया, पुनः एक बार मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कोशिश कर रहा हूँ। ए वाली अगर ए हमारी थी क्या थी, इसमें वाई एक्सिस कांस्टेंट था, तभी हम बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस इसका डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर हम इस सरफेस को लेते हैं, इस सरफेस को, तो इस सरफेस में कौन सी कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, जेड कोऑर्डिनेट। द जेड कोऑर्डिनेट shows the direction of this surface and the value of this surface, that means the surface area this plane is equal to, because the plane is lie in x and y plane, तो dx dy और क्या z कांस्टेंट है, that means the show the direction of this surface area is equal to d, क्या कांस्टेंट था z, जैसे हमने इसके फार्म में कहा था वैसे यक्स को कांस्टेंट कर सकते हैं, यक्स इस वाले में कांस्टेंट होगा, इस वाले में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे हम इसमें भी डिफाइन करेंगे सरफेस एलिमेंट एरिया कह दीजिए, सरफेस एलिमेंट है, एक एलिमेंट वाली पार्ट की बात कर रहे हैं, कब, जब आर कांस्टेंट हो, आर कांस्टेंट हो, थीटा क्या हो कांस्टेंट हो, एंड क्या हो फाई का हो कांस्टेंट हो, जैसे एक्स वाई जेड उसमें कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होगा उस सरफेस एरिया का डायरेक्शन को शो करेगा। तो कांस्टेंट वाली बात को समझ गए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट आर कांस्टेंट शो द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस, तो डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस, अब उसको हम थोड़ा सा डिस्कस और बेहतर से करना चाहता हूँ। तो हमने बोला था अगर r कांस्टेंट होगा dl r इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट होगा सरफेस एरिया देते हैं उसको छोड़कर बाकी सब लेंथ एलिमेंट लिख लेंगे, dl थीटा dl फाई, dl थीटा dl फाई और यूनिट वेक्टर ई आर कैप इज इक्वल टू आर स्क्वायर, dl की वैल्यू dl थीटा की वैल्यू क्या थी r d थीटा, और dl फाई की वैल्यू क्या थी r साइन थीटा d फाई। तो यहाँ से ds r की जो वैल्यू मिल गया हमें, r कांस्टेंट है पक्का, जहाँ कांस्टेंट मिला, जो एक्सिस कांस्टेंट मिली, शो द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस एरिया, तो r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई पहला मिल गया।
अब हम किसको कांस्टेंट कर रहे हैं, थीटा को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा वाली एलिमेंट हट जाएगी। अब डी एल आर डी एल फाई, डी एल आर की वैल्यू क्या होती है, डी आर होती है। अब डी एल फाई की वैल्यू क्या होती है, आर साइन थीटा डी फाई। तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, आर साइन थीटा डी आर डी फाई। इसी तरह तीसरे कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट करते हैं, डी एस फाई इज इक्वल टू, फाई कांस्टेंट हो गया, डी एल आर इंटू डी एल थीटा। डी एल आर की वैल्यू होती है डी आर होती है, डी एल थीटा की वैल्यू आर डी थीटा होता है, अर्थात आर डी थीटा। मैं बोला हूँ जो फाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो हम ई फाई कैप लगा सकते हैं, वी शो द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया। यहाँ पे फाई कांस्टेंट है तो ई थीटा कांस्टेंट है, ई थीटा कैप लगा देंगे, ई थीटा डायरेक्शन शो कर रहा है। ऐसे अगर हम वैल्यूम देना चाहते हैं तो क्या होता है, वैल्यूम एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमें क्या देता है, वैल्यूम देता है। सिर्फ ऐसे ही तीनों लेंथ एलिमेंट का प्रोडक्ट कर देंगे तो डी टाउ डिनोट करते हैं वैल्यूम एलिमेंट को, डी एल आर डी एल थीटा डी एल फाई। डी एल आर की वैल्यू का होता है, डी आर होता है द वैल्यू ऑफ डी एल थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा, द वैल्यू ऑफ डी एल फाई आर साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, अर्थात हमारे पास वैल्यूम एलिमेंट का मिला डी टाउ इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अगर हम टोटल वैल्यूम निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे। नोट में एक इंटीग्रेट करने का तरीका को थोड़ा सा बताता हूँ, टाउ इज इक्वल टू 3 कोऑर्डिनेट है, 3 इंटीग्रेशन लगा देंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। आर हमारा कहाँ से कहाँ तक था, 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आर की एक इन्फिनिटी जगह पे फिक्स वैल्यू देगा। स्पेयर है तो द रेडियस ऑफ स्पेयर इज फाइनाइट, तो उस स्पेयर के अगर फॉर्म करें तो ए इन्फिनिटी आर हो जाएगा। ये हमारा जो थीटा का कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक था, थीटा की वैल्यू 0 से कहाँ तक, पाई तक, फाई की मान 0 से 2 पाई, पीछे मैंने लिमिट को लिखा है। अब सबसे बेहतर इसको क्यों हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, तो इस चीज़ को अभी हम थोड़ा सा समझेंगे, ताकि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो एक्सिस होती हैं वो कर्व होती हैं, कर्व सरफेस होती हैं, और उसी का एक स्पेशल पार्ट है, ताकि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ तक कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी टाइप कर सकते हैं, कुछ स्केलर मैट्रिक फंक्शन ये सब हम डिफाइन करके। तो सबसे बेहतर इसकी चीज़ ये होती है कि इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की यूनिट वेक्टर होगी क्या, उस चीज़ को बताता हूँ। तो आप नोट में लिख सकते हैं को, अगर हमारे पास ए आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स आई वाई जेड के है, तो हम चाहते हैं यक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करना, तो डेल आर वेक्टर और यक्स के सापेक्ष इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और जो बचेगी उसकी मापांक से इसको भाग दे देंगे, तो डेल आर अपान डेल यक्स इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ये टर्म कांस्टेंट है तो 0 बचेगा, आई इसकी मापांक क्या होती है, आई की 1, तो आई, यही वाली फंडा हम अपनाएंगे। किसी भी वेक्टर अगर दिया हो, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर पूछता है तो यही फार्मूला होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं का आर इज इक्वल टू का होता है एक्स आई, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ
कार्टीजियन 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 सिस्टम द यूनिट वेक्टर्स ऑफ स्फेरिकल यूनिट वेक्टर ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम जानते हैं कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन r इज इक्वल टू का होता है एक्स आई वाई जे जेड कैप। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जो रिलेशन हमने पाया वही उसी रिलेशन को भर देते हैं। r इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या थी, r कॉस फाई साइन थीटा प्लस कैप आई। y की वैल्यू क्या थी, r साइन थीटा साइन फाई जे कैप। z की वैल्यू क्या थी, r कॉस थीटा के कैप। दो फाइंड कर देते हैं तो हमें r के डायरेक्शन में 3 कोऑर्डिनेट है तो तीनों को डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगी। हम चाहते हैं r की डायरेक्शन में मिले तो ई आर से इसको डिनोट करते हैं। वही वाली फंडा अपनाएंगे जो यहाँ पे मैंने लिखा है। r के सापेक्ष इस वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे और जो मिलेगी उसके मापांक से इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये भागा है, ये मापांक डी आर अपन डी डेल आर के सापेक्ष ज्यों हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे आर का 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कास फाई साइन थीटा आई कैप। फिर आर का इंटीग्रेशन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन फाई जे। आर का इंटीग्रेशन 1, फिर यहाँ पे क्या मिल गया कॉस थीटा के। इसी का हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड का हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन फाई स्क्वायर हियर भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पावर हाफ। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कांस्टेंट है, इसको कॉमन है तो ई आर इज इक्वल टू का हो जाएगा कॉस फाई साइन थीटा आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई जे कास थीटा के। मैंने बोला है जो कांस्टेंट उसको कर लेते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कास फाई बचेगा और साइन फाई की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 टू पावर हाफ, होल टू पावर हाफ है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। मैंने क्या किया है साइन थीटा को कॉमन किया तो कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये वाली टर्म मिलेगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन थीटा यहाँ बचा, यहाँ पे कास थीटा ये लिख दिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ई आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मिल गया कास फाई साइन थीटा आई। यहाँ पे क्या मिल गया साइन थीटा साइन फाई जे। यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा के, एक ए हो गया। एक और मैं फाइंड कर देता हूँ, तीसरा या दूसरा कोई एक आप करिए। ई थीटा हमें चाहिए तो ई थीटा हमारा आर ए दिया हुआ था, इसी को थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे ई आर अपान डी थीटा और जो मिलेगी उसके मैग्नीट्यूड से भाग डेल आर अपान डेल थीटा। तो सबसे पहले थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आर इज कांस्टेंट थीटा इज नॉट कांस्टेंट, कास थीटा का कास फाई कांस्टेंट हो जाएगा। थीटा साइन यहाँ बचा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस थीटा आई कैप, यहाँ पे आर, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन कास थीटा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन फाई इज द कांस्टेंट, फिर आर इज द कांस्टेंट बट कॉस थीटा वेरिएबल का बिहेव करेगा तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का हो जाएगा माइनस साइन थीटा के। अब जो बचा उसके मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे
तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन फाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू पावर हाफ। तो ई थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, सब में आर है, आर को कॉमन कर दिया, यहाँ पे क्या मिल गया कास फाई कॉस थीटा आई, यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा साइन फाई जे, यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा के। अब यहाँ पे देखिए आर सब में है, आर स्क्वायर और हाफ पावर है, बाहर निकालेंगे तो आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कास थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, कॉस थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को जो बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पे क्या मिल गया साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पे क्या हो गया कोष्टक बंद, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर फाई है ये, ताकि आर को मैंने कॉमन कर लिया है, आर से आर कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये मिल के क्या हो जाएगा 1, सॉरी ये थीटा है, इसकी वैल्यू 1, तो ई थीटा कैप इज इक्वल टू कास फाई कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे साइन थीटा के कैप। तो इसकी नीचे वाली की पूरी की वैल्यू 1 हो गई है, आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो ई क्या हो गया मेरा ई थीटा कैप हो गया, ई थीटा कैप हो गया, और ई फाई की जो वैल्यू होगी, ई फाई की वैल्यू को मैं ई फाई कैप इज इक्वल टू माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। आगे हम पढ़ेंगे टाइम डेरिवेटिव या हम इसका एक आध दो एग्जाम्पल के साथ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। पोलर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सिलेंड्रिकल, अगली वीडियो मेरी इस चीज़ पे होगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। थैंक यू।